नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर न्यूज अफेयर 24 से। मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला मैं भी वन रक्षक। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं एक मुहिम लेकर चली हूं कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान है। आज हम जिस सेक्टर में पांव रख रहे हैं वो है मार्बल और माइनिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहयोग करती है, लेकिन क्या प्रकृति के लिए वो उतनी ही ज्यादा सस्टेनेबल है? ये जानने के लिए हम इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि सच में हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कितना ज्यादा इंपैक्ट इस इंडस्ट्री का है। इसके संबंध में आज मैं जिनसे मिलने आई हूं उनका नाम है मांगीलाल जी नुणावत। यूसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं आप, अरावली मिनरल्स एंड माइंस के मालिक हैं। इसके साथ ही जब मैंने आपसे बात करने के लिए संपर्क साधा तो मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय था कि आपने खुलकर इस पे बात करने के लिए सहमति प्रदान करी, क्योंकि इस तरह के सेक्टर्स में काम करने वाले अक्सर पर्यावरण पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपने मेरे इस प्रयास को खुलकर सहयोग दिया। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेके उनके क्या कार्य हैं, उनके क्षेत्र में वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अफेयर 24 में। इसके साथ ही मैं कृष्णचंद्र जी व्यास का भी स्वागत करना चाहूंगी। आप माइनिंग के क्षेत्र में बहुत नॉलेज रखते हैं, आप माइनिंग मैनेजर हैं। इनके विचार भी हमारे लिए काफी मान रखते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा वर्षों बीत चुका है इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो सबसे पहले मांगीलाल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है? मैडम, जो आपने सब्जेक्ट लिया है, आई अप्रिशिएट दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सर। क्योंकि बिना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के उसके हमारी सर्वाइवल नहीं है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वी हैव टू मेंटेन द पॉल्यूशन लोड, वी हैव टू मेंटेन द इन्वायरमेंट, वी हैव टू मेक द प्लांटेशन। तो एसेंशियल सब्जेक्ट जो आपने लिया है, आई अप्रिशिएट कि आपने ये सब्जेक्ट लिया है, लेकिन उसके साइमल्टेनियसली देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। वो उस फैक्टर में मेन फैक्टर है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सर्वाइवल, जो हमारी ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल है, जो हमारे देश का विकास है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसमें पर्यावरण के साथ साथ में हमें साइमल्टेनियसली देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हमें प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी और जिसको हमें पर्यावरण के साथ साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए जो मेरा जो आज का सब्जेक्ट आपसे है वो डिस्कशन से है अबाउट दी माइनिंग। तो माइनिंग में मेरा जो कहना है वो दैट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने जितना लॉस करना है, इन्वायरमेंट का डिग्रेड करना है, उसके साथ साथ में मैं उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या उपाय कर रहा हूँ। यदि वो नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसका देश का बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। उसके लिए टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट मेरे को जो हमने सिस्टम बना रखा है, हमारे माइंड का सिस्टम बना रखा है, वो हमने एक है तो जितना हमें डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कर रहे हैं उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हम लोग उस लैंड के उसके अगेंस्ट में वापस रीप्लांटेशन कर रहे हैं। और प्लांटेशन करने के लिए जैसे मेरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया डाइवर्सन हुआ है। जो डाइवर्सन किया उसका सब्जेक्ट जो है कि जिस लैंड को गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजर्व कर रखा, हमने उसका डाइवर्सन करवाया क्योंकि वहाँ मिनरल माइन के मिनरल के बहुत बड़ी डिपॉजिट है। और दूसरा जो मेरा एरिया है उस एरिया में जीरो इंडस्ट्री है। सर्वाइवल को जो लोकल ट्राइब्स है, मैक्सिमम एरिया ट्राइबल एरिया, उसके अंदर सर्वाइवल के लिए देर जीरो इंडस्ट्री। उनका पेड़ काटना और उनके सर्वाइव करने के लिए जो करना, दूसरे ऊपर कोई अल्टरनेट लैंड नहीं है, उनकी खुद की लैंड भी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एरिया रिजर्व बाय गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा साधन था। तो उन्होंने जो पेड़ काटने का काम बंद करके वो अपने काम करने के लिए शुरू हो गए और काम करने के बाद में साइंटिफिकली वो माइंड को डेवलप भी कर रहे हैं, साथ साथ में हमने सर्वाइवल भी करवा रहे हैं। तो क्योंकि जो एरिया बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री नहीं है तो उनको जीवन जीने के लिए कोई उपाय चाहिए। तो ये एक साधन था और वो जो मिनरल है वहाँ पर। दूसरा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मिनरल इट कैनॉट बी नेवर बी डाइवर्टेड। जहाँ पर है वो है, उसके अलावा वो आपसे दूसरी जगह मेरे को 10 फीट बाद में मिल जाए, मेरे को नहीं मिलेगा। तो जो मिनरल जहाँ पर है वहीं से आपको लेना पड़ेगा, उसका यूज भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो जो जितने भी हमारे माइनिंग एरिया है, चाणक्य ने क्या कहा, चाणक्य ने कहा जिस देश में मिनरल होगा वो देश संसार का सबसे उत्तम देश होगा, क्योंकि उसके बिना हमारी सर्वाइवल नहीं है। हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें वी आर डिपेंडेंट ऑन मिनरल। तो
मैं को सबसे पहले आपको कहा प्रोटेक्ट मेरी सर्वाइव लाइफ की सर्वाइव के लिए जितना मेरे को एसेंशियल पार्ट है मेरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, साइमल्टेनियसली मेरे लाइफ को जिंदा रखने के लिए मेंटेन करने के लिए भी साइमल्टेनियसली मेरे को मिनरलोजी की जरूरत पड़ेगी, हर मिनरल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को जो 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 पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाए, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसमें जैसे मैंने डिग्रेडेशन ऑफ लैंड किया तो उसके बदले में मैंने फॉरेस्ट को लैंड वापस अगेंस्ट इक्वल लैंड दी, उसको प्रोटेक्शन एक्ट में मैंने एफोरेस्टेशन की कॉस्ट दी, उस एफोरेस्टेशन के कॉस्ट के साथ साथ में मैंने उसको 20 ईयर्स के वो पेड़ जो आज में कटा है, यदि कटा है तो वो 20 साल के बाद कितना 20 साल में कितना बड़ा होना चाहिए उसके पैसे वैल्यू गवर्नमेंट को बनती है। अच्छा। ताकि वो पैसे वो जो मेरा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हुआ, जो प्लांटेशन मैंने जो उसको खराब किया उसके वो 20 साल में कैसे सर्वाइव होगा। तो जो आज मेरा डिग्रेडेशन हो रहा है वो उतनी इक्वली उस जगह पे मेरा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रुक जाएगा। तो उसके हमारा जो ये मेरा सब्जेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना उसके हमारा नहीं चल सकता। तो इसलिए जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमें सर्वाइवल के लिए मिनरल चाहिए, माइनिंग चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमारा, क्योंकि जो मेरे एरिया जैसे मैक्सिमम माइनिंग एरिया नॉट ओनली माइन, मैक्सिमम माइनिंग एरिया है वो लोकल ट्राइब्स है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया पूरा साउथ राजस्थान ये ट्राइबल एरिया मैक्सिमम है। तो सर्वाइवल के लिए जो उनको चाहिए तो ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है और उनके सर्वाइवल के लिए एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। तो इट शुड बी ऑलवेज मेंटेन। सबसे पहले मैंने आपको यही रिक्वेस्ट करी, दिस इज माय नेसेसरी, इट इज मेरे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू मेंटेन द इन्वायरमेंट, और साथ साथ साइमल्टेनियसली मेरे लिए ये सब्जेक्ट है कि टू मेंटेन माय प्रोडक्टिविटी। तो मेरा इनकम का सोर्स है, जो मेरे लोकल लोगों का इनकम का सोर्स है वो हमेशा मेंटेन होता रहे और वो दूसरे काम करने के लिए आलतू फालतू काम करने के डाइवर्ट नहीं हो। ये मेरा सब्जेक्ट। कृष्णचंद्र जी, आप मुझे बताइए कि मिनरल्स के नाम पे जैसे आम लोगों को इतना ही पता है कि उदयपुर में मार्बल निकल रहा है, ग्रेनाइट निकल रहा है, लेकिन आपने मुझे बताया कुछ लगभग 57 के लगभग मिनरल्स हैं जो कि हमारे सुबह से लेकर रात तक की काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया तो मुझे इस बारे में पता लगा, लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग सिर्फ उदयपुर में मार्बल या फिर कोई पत्थर ही नहीं निकाल रहे, मिनरल्स भी निकाल रहे। तो आप मुझे बताएं कि वो मार्बल जो मिनरल्स निकल रहे हैं वो क्या क्या है। हाँ, उदयपुर क्षेत्र में जो मिनरल है वो लेड, जिंक, कॉपर और आयरन इस क्षेत्र में है, और जो लेड, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, कोबाल्ट ये सब मिनरल भी यहाँ पर निकलते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो मेजर है इस क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र मीन्स अपन उदयपुर तक चित्तौड़गढ़ वो भी इसमें जोड़ेंगे, माइनिंग वो भी एरिया है। तो वहाँ पर सब जगह लाइमस्टोन है और वहाँ पर उससे एडेड जो है फैक्ट्रीज हैं। तो जो माइनिंग जो है वो साहब ने वो पार्ट कवर किया, स्पेशली जो फॉरेस्ट में माइंस हैं उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू दी जाए, यानी फॉरेस्ट का पहले से खुद का इंटेंशन है कि वो फॉरेस्ट को इंटैक्ट रखा जाए। तो हमको उतना ही एरिया दिया है, 1/3 एरिया जो हमारा लीज एरिया है, एक माइनिंग के लिए माइनिंग लीज रहता है, उसमें से 1/3 एरिया हमको मिला है। और उसमें भी हमारे जो है वो पेड़ पौधे जो कटेंगे उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के सेक्शन 2 के अनुसार हमको उसको वापस, जैसे 20 इयर्स की नॉर्मली लीज रहती है, तो 20 इयर्स का एडवांस में जो पेड़ पौधे की जो वैल्यू होंगी, उनको जो प्लांटेशन से जो उनको ग्रोथ मिलेगी, उससे जो फायदा होगा उसको हम उसको पहले से ही पेमेंट उसका किया जाता है और उसका फंड है, उस फंड को वो फॉरेस्ट यूटिलाइज करता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पार्ट है कि जहां पर भी फॉरेस्ट है तो उसके लिए इक्वल लैंड, जैसे हमने डाइवर्ट किया एरिया सब 19 हेक्टेयर, तो 19 हेक्टेयर जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहां पर दिया गया है। वो जो यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट, उसको दिया गया है। और ये सारे जो है हम जो फॉरेस्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार उसका डिपार्टमेंट है MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और उसके सब हम पालना करते हैं, उसके मॉनिटरिंग भी करते हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाई जाती है, कंप्लायंस रिपोर्ट रहती है, और उसके अनुसार हम अपने आप को बाध्य हैं। तो जहां तक ये प्रश्न है कि अथॉरिटीज जो है उनका पार्ट, दूसरा पार्ट है
वो हमारा पूरा कंप्लायंस है। इसके अलावा कंसेंट टू ऑपरेट भी ली जाती है, तो उसके अनुसार भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, उसका भी हम मॉनिटरिंग करते हैं उनको भी, क्योंकि ये सब आपका एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाले हैं। माइनिंग के अलावा ये जो रहेंगे इस उसका मैनिफेस्टेशन इन चीजों में होगा, तो वो सब कंट्रोल मेजर्स हम ले रहे हैं। कि खाली इकोनॉमी आपका जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण मतलब और उन पेड़ पौधों का भी वाकायदा जो लगाए जाते हैं उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है, और उन्हीं आपके प्लांटेशन करेंगे जो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। और उसका पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई क्षेत्र चुनते हैं जो आपको गवर्नमेंट के दिया जाता है माइनिंग के लिए, एक पर्टिकुलर अगर क्षेत्र दिया गया है, उतने ही क्षेत्र की जमीन आप जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं उतनी आप लेते हैं, उसका उतना कंपनसेशन आप पे करते हैं कि उतने पेड़ वहां पर लगाए जाए, कि जैसे आपको अगर इतनी जमीन मिली है तो उतनी वहां पर भी दी जाएगी। तो मतलब आप उस फैक्टर को लेकर चल रहे हैं, जो हमारी पर्यावरण नीति गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कितनी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब मांगलाल जी आप बताइए, और कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रही है? क्योंकि अगर ये सारे फॉलोअप सारी इंडस्ट्री के द्वारा किए जा रहे हैं, तो फिर अभी जो इतना एनवायरनमेंट हमारा खराब हो रखा है, मेरे हिसाब से सब तो नहीं करते होंगे। तो उनके लिए आपके पास में कोई ऐसी चीज, जैसे कि यूसीसीआई के प्रेसिडेंट है, तो आपने कुछ ऐसा ग्रासरूट मॉडल कभी बनाया है कि उनके ऊपर भी ये चीज लागू की जाए जो लोग नहीं करते हैं? जैसे इंडस्ट्रीज के लिए जो लैंड अलॉट करी जाती है, तो उसमें भी एक कंडीशन है कि उस लैंड के अंदर मेरे को प्लांटेशन वापस मेंटेन करना है जी। मतलब उसमें नियम तो बने हुए हैं, 30% लैंड में मेरे को प्लांटेशन करना है, लेकिन जिस टाइम में रूल्स बने उसके पहले इंडस्ट्री का डाइवर्सन हो चुका था, इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन हो चुका था, तो उसी का प्लांटेशन नहीं हो सकता। लेकिन वट एवर द एरिया इज लेफ्ट, जहाँ पर मैं प्रोडक्शन प्लांटेशन कर सकता हूँ, तो वी आर मेंटेनिंग इट। प्लांटेशन जितना हम लगा सकते हैं मेरे एरिया में, जितना डिग्रेडेशन मेरा हवा का हो रहा है, पानी का हो रहा है, तो वो मैं हम बराबर मेंटेन कर रहे हैं। बाहर फैक्ट्री में मेरे नॉट ओनली माइन बट पूरे इंडस्ट्री एरिया में आप चले जाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्लांटेशन भी मिलेगा साइमल्टेनियसली। और इसको हमारे को हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो उसको जो मेरा डिग्रेडेशन मेरे एयर का, पॉल्यूशन का, वाटर का हो रहा है, लैंड का हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मैं पेड़ पौधे प्लांटेशन वगैरह रेगुलर करता रहूँ, ताकि मेरे मेंटेन होता है। तो फैक्ट्री में भी सब जगह मैक्सिमम प्लांटेशन है, और जितने एरिया जैसे इसी इंडस्ट्री में आप घूमने जाएंगे देखेंगे तो मैक्सिमम प्लांटेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ के लोगों की, जो हमारे इंडस्ट्री के लोगों की सोच है, वो यही है कि इट शुड बी सस्टेनेबल। तो प्रोटेक्शन हमें करना ही है, और वी फुल्ली सपोर्ट योर व्यूज। और उसमें हम लोग, या मैं हमेशा आज नहीं, नॉट ओनली टुडे, फ्यूचर में भी आपको कभी जब समझे कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या करना है। दूसरा जो मेरे क्या, हमारे क्या हिलॉक्स जो पड़े हैं, हिलॉक्स में पत्थर है लेकिन गैप एरिया भी बहुत है। तो जो गवर्नमेंट को ये कहना है कि जैसे इंडस्ट्री के लिए लैंड दी या फॉरेस्ट के लिए लैंड दी, तो ऐसे हिलॉक्स को भी उनको दे देना चाहिए कि भाई यू मेंटेन दिस, ताकि क्या होगा, जो हमारे हिलॉक्स है, जैसे हमारे अरावली है, वो वही साइमल्टेनियसली मेंटेन होते रहे। और ग्रीन बेल्ट हमारा जो आज आपको लग रहा है कि पूरा पत्थर है, वो पत्थर नहीं रहे, उसके साथ में प्लांटेशन हो जाए, उसकी धूप की छाया हो, छाया नहीं है, प्रोटेक्शन हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा देश भी सुंदर होगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, और हम लोग सबके लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिलता है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे थे कि अरावली क्षेत्र में जहाँ पर माइनिंग एरियाज हैं, वहाँ पर सिर्फ ब्लॉक से पत्थर नहीं होंगे, बीच में कुछ गैप्स भी होते हैं जहाँ पर हम ग्रीनरी रख सकते हैं कायम। लेकिन सर अरावली क्षेत्र, जैसे कि मैं जानती हूँ, जितना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा 80% जो है वो राजस्थान में ही है। और सारे के सारे अरावलीज के अंदर तो माइनिंग्स एंड मिनरल्स नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मली वनस्पति और वन्य जीवों के लिए भी संरक्षित है। लेकिन वहाँ पर जो कटाई है, अब वो कटाई मैं ये कहूंगी, जब वहां पर माइनिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी वहां कटाई तो हो रही है, भले होटल इंडस्ट्री के नाम पे हो रही है या किसी भी चीज के नाम पर हो रही है, तो वहां तो नेसेसरी नहीं है माइनिंग में। जैसे आपने कहा, आपने सही कहा, हम उसको कहीं प्लांट नहीं कर सकते, वो जिस क्षेत्र में है वो वहीं मिलेगी, तो आपको तो वहीं से निकालना है। लेकिन जहां पर है ही नहीं, अरावली क्षेत्र में कुछ ऐसे पार्ट भी है जहां पर है ही नहीं, माइनिंग का कोई सोर्स नहीं है, मिनरल्स का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ वन्य जीवों के लिए और वन्य जंतु के लिए है, तो वहां पर जो एक कटाव हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आपको क्या लगता है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार में जो नाजायज कर रहा है, अनऑथराइज, सिस्टम इज वन इज सिस्टम ऑथराइज एंड वन इज अनऑथराइज। तो हिलॉक्स काटने का हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अरावली हिल्स को जो नॉन मिनरलाइज या नॉन क्लियर्ड एरिया है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि हिलॉक्स से सर्टेन हाइट के बाद में आपको कटिंग नहीं करनी है। उसके रेस्ट्रिक्शंस
हाई कोर्ट के भी रेस्ट्रिक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट के भी रेस्ट्रिक्शंस है। जी। और वो मैं कहता हूँ कि जो कटिंग है वो हुई है, तो मैंने आपसे पहले भी आपको रिक्वेस्ट करी कि वो जो एरिया है मेरे को, हम लोगों को जितने माइंड इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे इंडस्ट्री का मेरा डाइवर्सन है, इंडस्ट्री की तरफ मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसे हिलॉक्स में हमारे को प्लांटेशन के लिए दे दो, जी जी जी, जिसे हमें लगाना नहीं है, हमें मेंटेन करना है। मतलब ये नहीं है कि पेड़ लगा दिया साहब मेरा कंप्लाइंस पूरा हो गया साहब, ये नहीं है। जी जी, वी हैव टू मेंटेन। तो उसके लिए गवर्नमेंट मेरे को परमिशन देगी तो मेंटेन करूंगा ना। जी। जब तक गवर्नमेंट में परमिशन नहीं देगी, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सोच, खुद को गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई ये यदि मेरे को ये पूरे अरावली को सर्वाइव करवाना है, या प्लांटेशन को सर्वाइव करना है, या हिलॉक्स को सर्वाइव करना है, तो उसके लिए ऐसे इंडस्ट्रीज को आप एरिया दे दो और उसके कंडीशन करवा दो कि इसको लगाना है, प्लांटेशन लगाना है, साथ साथ में मेंटेन भी तुम्हारे को करना है। सख्त कानून की जरूरत है। तो उससे क्या प्रोडक्शन ऑफ, एक तरफ आपको प्रोडक्टिविटी चालू रही, एक तरफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी ये बनानी है कि जो भी आसपास के एरिया जहाँ हिलॉक्स हैं और जहाँ गेप एरिया है, उस एरिया को सबको ऐसे डाइवर्टेड इंडस्ट्रीज को, डाइवर्सन माइनिंग को दो, तो कि वो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो है, वो लैंड डिग्रेडेशन है वो रुक जाए, और प्लांटेशन हमारा ग्रीन बेल्ट जो है वो जितना हम खराब करें उससे डबल अच्छा हो जाए। तो ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। इससे दूसरा सेकंड जो सबसे बड़ा ऑप्शन है कि माइनिंग एरिया में जो रिकवरी ऑफ परसेंटेज जो है, मिनरल का रिकवरी परसेंटेज इज नॉट मोर देन 20-25%। रिमेनिंग इज ओवरबर्डन के साथ साथ में साइमल्टेनियसली एसोसिएट मिनरल्स भी है। तो जो एसोसिएट मिनरल्स है उसका यूज हो सकता है, जैसे हमने एम सैंड के लिए कहा, आपसे रिक्वेस्ट करी कि हमने एम सैंड भी हम उसके बना सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो इतनी क्रिटिकल इश्यूज है कि वो उन्होंने कहा कि माइनिंग एरिया के बाहर कहीं पर भी ओवरबर्डन पड़ा हुआ है, उसकी मैं परमिशन दे रहा हूँ। अरे मैं उसकी परमिशन मांग ही नहीं रहा हूँ, मेरे को उसका ऑथोराइजेशन चाहिए नहीं। मेरे को जो मेरे एरिया में जो मेरे ओवरबर्डन वेस्ट पड़ा हुआ है उसको मैं एम सैंड बना सकता हूँ। तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट को जो आपको रेवेन्यू लेनी है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू ले ले, और मैं मेरे को उसको परमिशन दे, तो मैं उस ओवरबर्डन से सेलेक्ट करके जो मैं एम सैंड बना सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए जो रिवर सैंड जो बन रही है उसी क्वालिटी की वो रिवर सैंड भी बन जाएगी, और हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, और हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो जो नदी से जहाँ से हम लोग रेती ले रहे हैं उसकी जगह ये प्रोडक्ट, लेकिन उसकी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और पेपर में सब पॉलिसी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसको यदि आप ओपनली गवर्नमेंट यदि फुल्ली सपोर्ट करे कि जहाँ ओवरबर्डन पड़े हुए हैं, डंप्स पड़े हुए हैं, उसको ओपनली फ्रीली बाई टेकिंग द रॉयल्टी, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा तो रॉयल्टी नहीं लेंगे तो रिकॉर्ड भी नहीं रखेगा। तो हाउ मच ओवरबर्डन ये रिमूव, उसकी गवर्नमेंट रेवेन्यू लेवे, और रेवेन्यू लेके एम सैंड यदि किसी की रिक्वायरमेंट है और ये कोई कर सकता है तो एम सैंड बनाने की परमिशन इमीडिएटली गवर्नमेंट को देनी चाहिए। कृष्णचंद्र जी, आप बताइए कि जैसे आपने मुझे बताया कि माइनिंग के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, आप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको काफ़ी इसका नॉलेज है। आपने कहा कि आपकी भूमिगत क्षेत्र में जैसे माइनिंग होती है तो काफ़ी गहराई तक मशीनरीज जाती हैं, तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ पर्यावरण नीति डेफिनेटली होती है, क्योंकि हम बहुत नीचे जगह दोहन कर रहे हैं, पानी भी है वहाँ पर, बहुत कुछ है। तो वो जब करने के बाद वो जगह जब क्षेत्र खाली होता है, आपने जैसे मुझे थोड़ी देर पहले बताया, वो क्षेत्र जब खाली हो जाता है तो उसके रीग्रेनिंग या रीहैब के लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन है, वो पहले से प्लान में लिखा रहता है कि उसको आपको तो रिहेबिलिटेशन का यहाँ पे मीनिंग, क्योंकि ये माइनिंग एरिया है तो इसमें किसी को रिहेबिलिट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ कोई माइनिंग एरिया में कोई नहीं है। हाँ, और अभी हुआ रिक्लेमेशन के लिए यदि अंडरग्राउंड है तो उसको हमको उन वॉइड्स को भरना है, और वहाँ पर वापस वो जो पहले था उसका टोपोग्राफी वो वापस मेंटेन किया जाए और उसमें पेड़ पौधे लगाए जाए। और इसके अलावा प्लांटेशन, जहां आपका जो इनऑपरेटिव ये है डंप्स, जो डंप्स के लिए जो आपने सॉल्यूशन भी बताया, वो डंप्स दूर भी हो जाएंगे यदि एम सैंड बनाएंगे। तो उस डंप्स पे हमको बेंच बनाते हुए उस पे प्लांटेशन करना है। ये हुआ। और जो खड्डा जो बना हुआ है उसको हम वाटर रिजर्व भी बना सकते हैं। कहता है उसको बजाय रिफिलिंग करने के बजाय हम उसको वाटर रिजर्व बना देंगे, तो जो जैसे बहुत बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं, तो जो बड़े बड़े खड्डे हो गए तो उसके अंदर जो रेनी वाटर आएगा, जो जाएंगे, तो उसको भरने के बजाय वो वाटर प्रोटेक्शन के लिए वो खड्डे को करें और उसको मेंटेन दी जो लैंड के जो खड्डे बने हुए, जो बारिश का पानी है वो उसमें इकट्ठा हो सकता है और एक पानी का भी एक नया स्रोत बन सकता है। जैसे कि आपने बताया कि मार्बल स्लरी, अभी उदयपुर में काफी क्षेत्रों में मार्बल स्लरी जो है वो एक ही जगह इकट्ठी होती जा रही है, तो
उसका जैसे भी आपने बताया कि आप उसका एमसेंट बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आपने बनाया लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के थ्रू आपको परमिशन नहीं मिली है। तो आप मुझे बताइए जैसे कि पर्यावरण नीतियां हमारी ऊपर से बन के तो आती हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने में समय इतना लगता है, तब तक पर्यावरण को काफी नुकसान हो चुका होता है। तो आप क्या चाहेंगे सरकार से या लोगों से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन पर्यावरण संबंधी नीतियों को थोड़ा लचीला बनाए? यहाँ के जो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो ऐसे मिनरल्स हैं जिससे कोई ऐसे जिससे कोई बीमारी फैल सकती है, कोई भी खराब हो सकता है जिसके यूज से, तो आप डिफरेंट मिनरल्स है जैसे डोलोमाइट निकलता है या लाइमस्टोन निकलता है या और कोई मिनरल निकलता है या ग्रेनाइट निकलता है या आपका ग्रीन मार्बल निकलता है, तो देर आर ऑल मिनरल्स। तो जब भी जो पॉलिसी बना रखी है उन्होंने सब कहे डंप एक जगह करो, उसके बजाय जो जिस सेक्टर के माइंस है, जैसे डोलोमाइट की माइनिंग है तो डोलोमाइट माइनिंग का डंप से अलग करो, लाइमस्टोन का माइनिंग का डंप से अलग करो, ग्रीन बेल्ट का जो कि वो रीयूज नहीं होगा तो उसका डंप से अलग करो, ग्रीन बेल्ट का अलग करो। तो उससे क्या होगा, जो जहाँ पर जो आपने लाइन हमारे दे रखी है डंपिंग ऑफ द ओवरबर्डन, तो वो एक पॉलिसी गवर्नमेंट बना ले या हम लोग स्वयं खुद ही बना लें तो वो उसका रीयूज हो सकता है। जैसे हमने उसको ड्राई कर दिया और ड्राई करने के बाद में उसका, क्योंकि उसका दूसरा कोई उसमें मिसयूज कुछ नहीं होगा, उससे कोई बीमारी हो सकती है या कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितने भी मिनरल के वेस्ट हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें सबसे टीबी हो जाएगा, ये हवा फैला रखी है। अच्छा। सबसे नहीं होता, एस्बेस्टोस है, दूसरे मिनरल ऐसे कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिससे होता है, लेकिन हमारे इस एरिया में ऐसा कोई ऐसा मिनरल नहीं है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट कैसा पर्यावरण हमारा हेल्थ भी डिग्रेड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जो हमने डोलोमाइट के डंप्स कर रखे हैं या लाइमस्टोन के डंप करके उनको अलग अलग डंप्स करें और उसको ड्राई करके और वापिस उसको रीयूज करें, तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोटेक्शन लैंड का भी हो जाएगा, हमारे जो डंपिंग एरिया है वो एरिया भी एकदम साल 2 साल 4 साल में खत्म हो गया, वो भी नहीं होगा, वो चलता रहेगा और हमारा सिस्टम चलता रहेगा। तो डंपिंग एरिया में भी आप विजिट करें, और मेरा आपसे एक वंस मोर रिक्वेस्ट है कि आप माइनिंग एरिया में भी विजिट करें और रियलिटी को आप समझें कि हाउ एम्प्लॉयमेंट वी हैव गिवन, हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, रूल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग द लेबर रूल्स आल्सो, और लेबर को हम लोग क्या दे रहे हैं, क्यों हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ लेबर, हमारे हाथ से कुछ नहीं हो सकता, हमारे हाथ से हमारा तो दिमाग चलता है, लेकिन काम करने वाला कौन है? ये टोटल वर्ल्ड के सिस्टम में 90% वर्ल्ड के सिस्टम में मैकेनाइज्ड सिस्टम है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है मैनुअल सिस्टम है, आदमी के बिना काम नहीं हो सकता। तो मैनुअल सिस्टम के लिए प्रकृति ने हमारा बना रखा है, जो अनएम्प्लॉयड आदमी है उनके लिए काम दे रखा है, तो वो लोगों को काम करने के लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए माइनिंग का सिस्टम मैनुअल सिस्टम है। तो उसके अंदर तो उनको सर्वाइव करना है, तो उसको मैक्सिमम उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, मैक्सिमम उनको पेमेंट भी मिले, मैक्सिमम सिस्टम भी मिले, तो ताकि क्या उनका भी सर्वाइवल हो जाए और आपको प्रोडक्टिविटी भी चालू हो जाए और हमारे देश का प्रोडक्शन भी चलता है। जैसे कि भी आपने बताया कि आप अपने क्षेत्र में पर्यावरण नीतियों के साथ मिलते हुए जो कार्य करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण भी कर रहे हैं, अपना खनन भी कर रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि आप मुझे बताइए कृष्ण जी कि आपने कितना परसेंटेज खनन जो है वो एक्चुअल में हो रहा है, मतलब ये एक हुआ है कि पूरा का पूरा हो रहा है या फिर कितना परसेंटेज हो रहा है? जो परसेंटेज है उसके ऊपर में है, ग्रेड के अनुसार हम लोग करते हैं। हाँ, और उसके जो नहीं चाहिए उसको हम वहीं इंटैक्ट रख देते हैं। जी, मतलब 2% खनन ही है, 2% खनन पूरे जो माइनिंग एरिया जो है वो खाली 2% ही है एरिया जहाँ पे खनन किया जाता है पूरे माइनिंग एरिया में। बरावली या नॉन अरावली सभी जगह में इतना ही एरिया जो है खनन के लिए है। और दूसरा जो 100 जो साहब ने बोला सर्टन हाइट तक ही हम खनन कर रहे हैं वो अरावली है, उससे ऊपर में जो है वहाँ पे माइनिंग नहीं होता, 100 मीटर से अबव है वो अरावली के अंदर में है और वहाँ खनन नहीं होता है। तो वैसे तो मतलब पर्यावरण नीति और आर्थिक विकास जो है वो आपस में हमेशा विरोधाभासी है, लेकिन अगर आप जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं तो ये एक मॉडल आई थिंक सारे बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी होनी चाहिए। तो आपने अपने स्तर पर, पर्सनल स्तर पर कभी ऐसा प्रयास किया है कि जो मॉडल आपने अपना रखा है वो बाकी लोग भी अपनाएं? नहीं, हम लोग जितने भी हम लोगों की चैम्बर है, एसोसिएशन भी बनी हुई है, वी आर डिस्कसिंग जी। और जब भी हमारी क्लियरेंसेज होती है, कंप्लेंसेज होती है, तो वो लोग जैसे माइनिंग के एरिया गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इन्होंने क्या किया है, जैसे बहुत बड़ा एरिया हमारा एरिया क्लस्टर
एरिया तो डाइवर्ट वर्क के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उसे लैंड रिजर्व कर दी, तो उसको जितना मैं डिग्रेडेशन कर रहा हूँ उतना लैंड मैंने इक्वल लैंड दी है, और उसको प्रोडक्शन भी करना, जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट का कहा वैसे वैसे ये जो माइनिंग एरिया है, जैसे ऋषभ देव का एरिया है, दूसरे एरिया जो 1-1 हेक्टर के 2 हेक्टर के लीजेज है, उन लीजेज का प्रोडक्शन भी हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन भी हो जाएगा, और साथ साथ में साइमल्टेनियसली प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन हो जाएगा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आप किसी भी एरिया में जाएंगे, ग्रीन बेल्ट में जैसे ऋषभ देव में जाएंगे तो यू विल अप्रिशिएट कि भाई वहाँ पर प्लांटेशन इक्वली जितना लॉस हुआ है उतना मेरे को कंपनसेट मिले। जी, जैसे कि पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी का जो पिपलांदरी मॉडल है, उन्होंने मतलब उनको कोई फाइनेंस कोई कहीं से ऐसे आया नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं या गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी उन्हीं को लेकर उन्होंने एक बहुत सुंदर शानदार एक मॉडल बनाया। एक छोटा सा मॉडल ही सही, लेकिन एक बेस्ट मॉडल है दुनिया के लिए। क्या अगर आपको मौका मिले इस तरह के मॉडल्स को प्रमोट करने का या अप्रिशिएट करने का मौका मिले तो क्या आप लोग करेंगे उसके लिए? बिल्कुल सेटल जी, क्योंकि उनकी ग्रुप हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू डेवलप, तो उसके लिए ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद में विल फुली सपोर्ट। जी, पिपलांदरी वैसे भी ये देखा जाए तो वहाँ 300 प्लस कुछ माइंस हैं, और उस हालत को देखकर ही उन्होंने वहाँ पर सिर्फ ग्राम पंचायत की जमीन पर ही इतना जबरदस्त ग्रीनरी किया है, प्लस काफी सारी चीजें उन्होंने छोटी छोटी सी की है, बहुत मामूली चीजें की है, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत सारा डाइवर्जन रोका जा सका है। तो अगर इस तरह के मॉडल्स को देखिए, हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट पर तो सब मतलब वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्रोसेस थोड़े लंबे होते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान इतने लंबे होते हैं। जैसे आपने मुझे बताया छोटी सी प्लानिंग के लिए भी आपको 12 साल लग गए थे, और 12 साल का समय बहुत बड़ा होता है, 12 साल में तो पता नहीं कितना कुछ बदला जा सकता है। तो अगर इस तरह के छोटे स्तर पर भी अगर हमारे आसपास भी ऐसा कोई माहौल है, तो अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां ऐसे मॉडल्स को सपोर्ट करती हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक चेंज कर सकते हैं और एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस तरह की चीजें आप खुद भी खोजें, हम भी खोजेंगे एक तरीके से, और आप वहां पर इस चीज का सपोर्ट करें। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यही है कि और आर्थिक विकास दोनों का संतुलन जो है वो हमें बना के रखना है। तो इसमें आप क्या जन सहभागिता एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री या कुछ बड़े लोग ही नहीं, या सिर्फ राजनेता ही नहीं, आम आदमी को भी इसके अंदर क्या करना चाहिए? आम आदमी को एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसको मेंटेन करना है। जैसे आपने ये सब्जेक्ट लिया है, यू मेक ए ग्रुप फॉर 100 पीपल कि भाई ये प्रोटेक्शन करने के लिए मैं हूँ, और आपको मेरे को आप जो काम आप कर रहे हो, जो डिग्रेडेशन आप कर रहे हो, उसके लिए आप प्रोटेक्शन क्या करोगे, उसके लिए यू हैव टू बाउंड टू मी। तो उससे क्या होगा, मेरा सस्टेनेबल, क्योंकि हर एक आदमी कानून की 100% पालना करना ये जरूरी नहीं है, करते भी नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक चेतावनी है कि भाई तू जितना डिग्रेडेशन करे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करे, उतना तू कंपनसेट कर रहे हो। तो उसके लिए जहाँ जहाँ भी प्लांटेशन की जरूरत है, जहाँ जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ में आपको ये एजुकेट करना पड़ेगा कि तुम्हारे को ये प्रोटेक्ट करना है, ताकि मेरा जो एरिया है वो एरिया पूरा सर्वाइवल है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बिल्कुल नहीं होवे, और जितना हो रहा है उसका कंपनसेट मैं दे दिया। तो ये पॉलिसी में आपको भी एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, हम लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वी विल सपोर्ट कि ये जितना हम लोग डिग्रेडेशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग वापस प्रोटेक्शन करके रखेंगे, ताकि हमारा इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाए। मैं उम्मीद कर सकती हूँ यूसीसीआई से और स्पेशली आपसे कि आप हमारे साथ इसमें हमेशा सहयोग करेंगे आगे से आगे। श्योर। लेकिन उसका असली प्रारूप क्या है वो जानना भी बहुत आवश्यक है। हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आर्थिक विकास को भी संतुलन में रखना है। माइनिंग हमारे लिए जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी, क्योंकि अरावली क्षेत्र में जितनी मिनरल्स अवेलेबल है वो विश्व में कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके साथ में हम पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका बैलेंस कैसे बिठा सकते हैं, वो अभी आपने जाना मांगीलाल जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र में, चूंकि वो इसी बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे इस क्षेत्र को बचा रखा है, वो पर्यावरण संरक्षण भी किस तरीके से कर रहे हैं अपने कार्य को जारी रखते हुए, क्योंकि मिनरल्स भी हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक जरूरी है। हम सुबह के टूथपेस्ट से लेकर रात तक उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। लेकिन इसका दोहन कैसे रुकना चाहिए और किस तरीके से हम पर्यावरण संरक्षण को भी कर सकते हैं, ये भी आपने जाना। तो इसी तरीके से हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे, हर इंडस्ट्री से मिलेंगे, इसके पक्ष में भी सुनेंगे, इसके विपक्ष में भी सुनेंगे, तभी तो समाधान निकाल पाएंगे। जब समस्याएं होती है उसके समाधान भी डेफिनेटली मौजूद होते हैं।
तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, साथ में ही मैं मांगीलाल जी और कृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें एजुकेट किया कुछ चीजों के लिए जो शायद आम आदमी नहीं जानता। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं अपने नए एपिसोड में, नए लोगों के साथ, नई जानकारी के साथ और मेरे एक ही स्लोगन के साथ, मैं भी वन रक्षक। धन्यवाद।